मेरे से पूर्व वक्ताओं ने हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है और किस तरह से हमारे समाज को एक साथ जोड़ना है और एक संगठित समाज का निर्माण करना है, इन कई विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। मैं आपके सामने मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है कि हमारे इस भील प्रदेश के जो सपने अपन सबको, मेरे बेटे ने और इस आदिवासी परिवार की विचारधारा ने हमको दिखाए, उन सपनों को हमको किस तरह से पूरा करना है, ये काम हमारे ऊपर आ पड़ा है। मुझे यहाँ दिखता है, आप सबको देख करके ये महसूस होता है कि यहाँ जो बैठे हैं वो हमारे सारे भाई नौजवान हैं, शिक्षित हैं, समाज के साथ में अच्छी विचार, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं और हमारे सरकारी कर्मचारी साथी भी आपके साथ में खड़े हैं। और इससे ये साबित हो रहा है कि जिस दिन हम इस आदिवासी परिवार के संगठन के नाम पर हम जो खलासिया में जो काम चलाया था, हमारा संगठन चलाया था, तो हम 5 और 10 आदमी मिल करके काम करते थे। लेकिन आज इस आदिवासी परिवार की विचारधारा ने हर घर तक, हर गांव तक, हर ढाणी, हर थले, हर ब्लॉक पर, हर पंचायत में, और ये यूँ करते करते हमारा पूरे भील प्रदेश के इलाके में ही नहीं, अपितु जहाँ जहाँ पे भी हमारा आदिवासी समाज के जो लोग रह रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में, किसी दूसरे स्टेट में भी जहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ तक हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा का एक बहुत बड़ा फैलाव हुआ है। आप लोग ये हमारी इतनी छोटी सी संख्या को देख करके आपको मायूस नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। यानी जिस तरह से हमको एक शिक्षा ग्रहण करने का जो समय होता है, आप सब लोग कहते होंगे कि स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता है, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाई का कहीं अंत नहीं होता है। नहीं, जब चाहो जब आप पढ़ाई कर सकते हो, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, अपने दिमाग को आगे से आगे विकसित करने के लिए आप चाहे जैसी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे आदिवासी परिवार की जो छोटी छोटी जो पैकेट, जो हमारा एक शिविर या कैंप चल रहे हैं, ये हमें हमारे समाज के बारे में हमें क्या करना है, किस तरह से मिलजुल करके काम करना है, किस तरह से हमारे समाज को आगे बढ़ाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों के लिए सोचने और विचार करने के लिए हमको एक मंच दिया जाता है। तो हम इस मंच से हमें एक ऐसे अपने समाज के प्रति एक अपने पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ में हमें हमारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों के ऊपर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने या पूर्वज हैं, जो कुछ कम पढ़े लिखे हैं, उनको हमारे इतिहास के बारे में या हमारे पुरखों द्वारा हमारे लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनका इतिहास के बारे में उनको जानकारी कमी है, इसलिए वो लोग हमें कहीं न कहीं हमें रोकते हैं। यानी शिक्षा के द्वारा हम हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और हमारे समाज को एक आगे किस तरह से ले जाएं, उस दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। उसके बाद में रही बात, हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहेब ने, अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यानी शिक्षित बनना है हमें, और शिक्षा जब तक हमारे पास में नहीं होगी, हमारे पास में कोई ज्ञान नहीं होगा,
हमारे पास में कोई जानकारी नहीं होगी तो हम किसी आदमी के सामने हम किसी बात को लेकर के तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। यानी किसी हमारे सामने किसी भी बड़े अधिकारी से या बड़े किसी नेताओं से भी हमें तर्क वितर्क करना पड़ेगा तो हमारे पास में थोड़ा सा ज्ञान बनाना जरूरी है। और ज्ञान हमारे पास में तभी बढ़ सकता है कि हम जहाँ पे भी हमारे समाज की छोटी मोटी मीटिंगें होंगी उसमें जाएंगे, हमारे समाज के जो लोग होंगे, हमारे समाज के जो कर्मचारी होंगे, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, उनसे हमको कुछ न कुछ जानकारी हासिल करनी ही पड़ेगी। हम खुद शिक्षक होते हुए भी हमारे पास में जानकारियां नहीं थी। भाई हमारे लालूदास जी, हम कम से कम आदिवासी समाज के नाम से कितने सालों से हम काम कर रहे थे, हम इनके साथ में उस समय से भी जाते थे। यानी समाज से साथ में जुड़ करके समाज के लिए हमें क्या करना है, यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं और उसी समाज के लिए हमको काम करना है। कहाँ डरने की बात, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग या हमारे जो कुछ लोग हैं जो रहते हमारे समाज में, लेकिन काम उन गैर लोग आदिवासी लोगों के काम करते हैं, निर्देशन उन लोगों के निर्देशन में रहते हैं, उन लोगों के नियंत्रण में रहते हैं। बहुत बड़े सोचने वाली बात है। यानी सोचना हमें पड़ेगा कि जब हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा करके हम नौकरी कर रहे हैं, जिस समाज का जाति प्रमाण पत्र लगा करके हम प्रतिनिधि बनते हैं और जिस समाज के वोट से हम इलेक्शन जीतते हैं, और जीतने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य हमारे दायित्व किधर गए। 5 साल के बाद में वापस आकर के कहते हैं अब की बार हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारे समाज को, भोले भाले समाज को, हम कहते हैं कि हमारे इलाके में दारू नहीं पिलाना चाहिए। हमारे आदिवासी समाज को दारू पिला करके हमारे लोगों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। किसने किया ये? यानी जब भी इलेक्शन आए गाड़ियां भर भर के हमारे गांव में दारू पिलाई जाती है। दारू पीने से क्या हमारे शरीर में ताकत आती है? क्या हमारे घर में धन समृद्धि बनती है, पैसा आता है, या हमारे दिमाग में विकसित होती है, दिमाग बढ़ता है क्या? दारू पीने के बाद में हमारी हालत क्या हो जाती है? यानी हम सही ढंग से चल नहीं पाते हैं। इसका मतलब हमारे लोगों को कमजोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे लोग जो दारू पीते थे, हमारे पूर्व दारू का हम विरोध नहीं करते। हमारे जो लोग पूर्व दारू पीते थे वो हमारे घर का देशी और शुद्ध महुए के फूल का एक आचमन विधि द्वारा बिल्कुल शुद्ध रूप से, जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं, मैंने भी निकाला हुआ। यानी एक उसकी भाप जाती है, धुआं जाता है ना, उस धुएं से वो दारू बनती है। उस दारू को हमारे लोग पीते थे, लेकिन उस दारू को तो आज आप इधर कहीं एक मटकी निकाल नहीं सकते हो। और उनका प्रोडक्ट, उनका व्यापार, उसका बिजनेस हमारे इलाके में लाकर डाल दिया। और दुकान रोड पे ये देखो सामने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये मंदिरालय है और बता तीर से इधर पधारो, स्वागत है आपका। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है भैया। ये हमारे माताजी की मंदिर है और माताजी के मंदिर के पास में देख लीजिए, प्रकृति के साथ में किया, माताजी के साथ में किया, स्कूलों के पास में इस तरह की दुकानें। क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? जबकि हमारी 5वीं अनुसूची का इलाका इस अंग्रेजी दारू विहीन इलाका है। यहाँ पे हमारे यहाँ की ग्राम सभाएं बैठेगी, ग्राम सभाओं के प्रस्ताव में जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक हमारी यहाँ पे बाहर की कोई संस्कृति, बाहर की कोई व्यापारी, बाहर का कोई व्यक्ति इस इलाके में कोई एंट्री नहीं कर सकता है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई अपनी निजी दुकान नहीं खोल सकता है। तो ये
हमारे लोगों को कमज़ोर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो मेरे भाइयों, आप में से कोई अगर पीता भी हो, पीना है, लेकिन उसकी हमें सीमा या हमें शुद्धता को देखते हुए पीना। पूरा एकदम बंद करेंगे तो आप कल यहाँ कोई आओगे भी नहीं, झटका लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसको कम करना है और शाम के समय पीना। प्रकृति ने हमारे लिए समय टाइम टेबल दिया है, दिन में काम करना, रात को सोना। ये प्रकृति की व्यवस्था बनी हुई है। यानी आदमी को 12 घंटे रेस्ट करने के लिए और 12 घंटे काम करने के लिए। 12 घंटे काम आदमी अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस सारी व्यवस्था को जुटाने के लिए हम 12 घंटे काम करते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है। क्या हो गया है कि दिन में सोते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दिन में सोने लगे और रात में जगते हैं। इसमें भी थोड़ा सा हमें सुधार करने की जरूरत है। यानी हमें रात को जागना है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई के लिए जागना है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जागना है, हमारे बच्चों को हम शिक्षा की ओर ले जाएं। ये बात रही हमारी पढ़ाई और शिक्षा से संबंधित थी। लेकिन और संगठन कैसे, संगठन एक पत्थर लीजिए आप, एक ही वही पत्थर, और एक पत्थर एक कुत्ते को, पास से कुत्ता जा रहा है, उस कुत्ते को पत्थर मारिए, कुत्ता क्या करेगा, क्या करेगा, आउट करके भाग जाएगा ना। और वही पत्थर वापस उठाइए और ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, भंवर का छत्ता है, उस छत्ते को मारिए, क्या होगा, क्या हाल होंगे हमारे। यानी हमको भागना पड़ेगा। मधुमक्खी बड़ी है या कुत्ता बड़ा है? शारीरिक रूप से, बनावटी रूप से कुत्ता बड़ा है, ताकतवर है कि नहीं है? लेकिन वो आपके उसी पत्थर से भाग गया। और मधुमक्खी इतनी छोटी छोटी है, लेकिन वह उसी पत्थर के साथ में वो आपके ऊपर आक्रमण करेगी। क्यों आक्रमण किया उसने? क्योंकि संगठन है उनका, उनकी एकता है। तो जिस तरह से एक मधुमक्खी बोल नहीं सकती है, अपने लिए कोई कर नहीं सकती है, लेकिन वो किस तरह से उनके अंदर कार्यों का विभाजन है, उनमें सैनिक अलग हैं, उनमें नर और मादा अलग हैं, श्रमिक अलग हैं। सैनिक का काम होता है कि अगर कोई किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो वो टूट पड़ते हैं आपके ऊपर। श्रमिक होते हैं जो दूर दूर पहाड़ों में, जंगलों में, बगीचों में, वाटिका में, जहाँ पे जाएंगे फूलों से रस चूस करके लाएंगे, इकट्ठा करेंगे। नर और मादा मधुमक्खियाँ होती है, उनका काम होता है अपने परिवार का आगे विकास करना, परिवार को आगे बढ़ाना। जिस तरह से वो परिवार एक वीर जो बोल नहीं सकता है, जो पढ़ाई नहीं कर सकता है, उनका काम का बंटवारा देखिए, उनका संगठन देखिए, उनसे तो हम तो काफी बेहतर, कई आगे बढ़े हुए लोग। हम बोल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, किसी भी काम को कर सकते हैं, किसी भी चीज की पहचान कर सकते हैं। तो हमें जिस तरह से मधुमक्खियों का जो संगठन होता है, उस तरह से हमारे समाज को भी एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह, उसके समाज की तरह, एक जो मधुमक्खी का समाज होता है, वैसा हमारा आदिवासी परिवार का समाज बनना चाहिए। कोई आपकी तरफ ऊंची आंख करके नहीं देख सकता है। अगर हमारा समाज संगठित होगा तो हमें यहाँ पे रोड पे भी आपको किसी प्रकार से कोई बिना गैरवाजिब तरीके से आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि हमारे ही लोगों के द्वारा
हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। हमारे लोगों को ही बीच में, कि आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे में से किसी भाई को कोई आएगा, बाजार का कोई जनरल का कोई व्यक्ति आएगा, वो कहेगा इधर आ, तेरे को इतना महीना देंगे, इतना देंगे, वो करे, लेके तू ये झंडी पकड़। अरे भाई, हमारा पूरा बाहुल्य एसटी है। हम सारे लोग 100 में से 90 लोग हम आदिवासी, करीब 90 लोग आदिवासी होते हुए हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर नियंत्रण दूसरे लोगों का चल रहा है। दूसरे लोगों के निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को राजनीति में लड़ाया जा रहा है और भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। यानी देश आजादी से पहले हमारे आदिवासी नहीं लड़ते थे, ये हमारा इतिहास है, हमने देखा। यानी आदिवासी कभी नहीं लड़ता था। आज हर पंचायत में वार्ड पंच देखो तो भी हमारे आदिवासी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को नारेबाजी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। सरपंच आमने सामने वही लड़ रहे हैं, एमएलए में देखो वही लड़ रहे हैं। क्या कर दिया हमारे समाज को तोड़ने का है। तो हमें इस तरह से जो टूटे हुए समाज को, बिखरे हुए समाज को हमें वापस एक आदिवासी परिवार के रूप में पुनः जोड़ने का काम करना है। हम कोई ऐसे छोटी मोटी बात को लेकर के काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हम इस मंडलों के जो प्रतिनिधि हैं, मंडलों के सदस्य हैं, पंचायतों के जो सदस्य बन रहे हैं, आज हम एक बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं, एक नया इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। ये इतिहास बनेगा हमारा आने वाले समय में कि जिस तरह से हमारे पुरखों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व भी लेके आंदोलन चलाया था हमारे इसी इलाके में, जो अंग्रेजों के सामने और यहाँ की देसी रियासतों और रजवाड़ों के खिलाफ हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। और हमारा आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं बना था। जहाँ जाता, जहाँ पे हमारी जमीन, जहाँ जाता, जहाँ पे नदी और तालाब पर और जंगलों के ऊपर उसका अधिकार था। हमारे पूर्वज जो 80 साल से ऊपर, 60-70 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनसे आप उनके पास में बैठ करके पूछिए उनको कि हमारे लोग 2 साल तो गोदावाड़ा में रहे, 2 साल बाद आकर के यहाँ रहे, 2 साल बाद वहाँ से तुम तुरगढ़ में जाके रहे, क्यों रहे, कैसे रहे? आज जाके रहो, देखिए आज जाके रह सकते हैं कहीं? अपन नहीं रह सकते हैं। लेकिन उनकी एक स्वतंत्र व्यवस्था थी, तो उनके पास में जल, जंगल, जमीन की जो लड़ाइयाँ थी, वो 1855 से ही हमारे लोगों ने अंग्रेजों के सामने और देसी रियासत और रजवाड़ों के सामने लड़ाइयाँ लड़ करके जंगल, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लेकर के 1865 में वन अधिकार अधिनियम के तहत अंग्रेजों से और यहाँ के देसी रियासतों से लड़ करके ये जंगल, जमीन और जल का जो अधिकार था हमारे लोगों ने पहले ले लिया था। ये लोग अभी कह रहे हैं, अभी आज़ाद भारत के बाद में अभी भी कह रहे हैं कि हम तुमको पट्टा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? जंगलों के, जमीन के पट्टे दे रहे हैं ना। ये अभी दे रहे हैं पट्टे, 2006 में कानून बनाकर। यानी पट्टे की जरूरत ही नहीं है हमारे भाई। हम देश आजादी नहीं हुआ उसमें 1865 में वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे, जिस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे जो हमारे लिए जो हक और अधिकार हमारे लिए सुरक्षित करके गए, जंगल, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, आज इस इलाके में देख लीजिए, हमारी जमीन किसी गैर आदिवासी के खाते नहीं होती है। होती है क्या? होती है क्या? ये उस जमाने में, अंग्रेजों के समय में, ये हमारा वन अधिकार अधिनियम के तहत हमारे लोगों ने उस समय ले लिया था। ये लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम तो तुमको वन पट्टे दे रहे हैं, और अभी तो इन्होंने हमारे और जमीन जो है ना, गाँव में बिला नाम की जमीन है, उसको इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। नालियाँ हैं, जो नाले होते हैं ना, नाले और ऐसे छोटी मोटी मंगरियाँ, ऐसी जो जमीन है बिला नाम की, उस पर आपका वो कब्जे भी नहीं लिख रहे। उस पर ये कह रहे हैं कि ये अब यहाँ पे कब्जे
नहीं लिखे जा सकते हैं। वो पंचायत की जमीन रहेगी। अब बिलाराम की जमीन को पंचायतों के द्वारा उन्होंने कब्जे में ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको शिक्षित बनना है, संगठित रहना। क्या करना है? आप ये मत सोचिए कि जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो लेकिन आपको हमारे हक और अधिकारों की, हमारे पुराने संविधान की, हमारे जो कानून की हैं, संविधान की है, इसी किताबों को आपको घर में रख करके घर पढ़िए, उसको ज्ञान बढ़ाइए। बोलने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, मंच पे आना पड़ेगा आपको। अपने हक और अधिकार की लड़ाई, आपके यहाँ की लड़ाई लड़ने के लिए कोई मादरी का आके लड़ेगा, काम चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। यानी यहाँ की लड़ाई आपको लड़नी है। यहाँ के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। यहाँ के आपकी मांग और डिमांड के लिए, आपकी किसी भी समस्या का हल करने के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और एक साथ बैठ करके निर्णय लेना पड़ेगा। अकेले अकेले निर्णय नहीं देता, अकेले अकेले को पत्थर मारेंगे कुत्ते की तरह आउट करके भागना पड़ेगा। यानी 5 आदमी एक साथ रहोगे एक पंचायत में, 5 के आगे 2 आदमी नहीं बोल सकते। 5 जने खूब हो जाते हैं। एक पंचायत में 5 या 10 आदमियों की ऐसी टीम बनाइए। यानी एक मैसेज पे 5 मिनट में ये आया। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम आए, यानी 10 बजे का टाइम दिया था, हम भी लेट आए। यानी तो हमें क्या है कि हमारे को किसी कार्य को करने के लिए एक तो समय का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में हमें संघर्ष करना है। संघर्ष कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हमारे कई सारे साथियों ने आपको बताया कि हमको मिल करके संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह करके सही और गलत की पहचान करते हुए हमें एक साथ मिल करके हमें हमारे हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोग हक और अधिकार हमारे को पुरखे हमारे संविधान में दे के गए हैं, उन हक और अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत आ पड़ रही है। यानी आपका ये रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, ये जंगल और जमीन के जो हक और अधिकार हैं ये हमारे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हमारी यहाँ की जो हमारी बाप दादाओं की पुरानी जो सांस्कृतिक और यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, जो सिस्टम व्यवस्था थी हमारे लोगों की, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैंने यहाँ पे आकर के देख लिया कि यहाँ पे भी हमारा जो लाल झंडा चढ़ता था ना माता जी का, उसके पास में वाले झंडे में थोड़ा सा कोई खोट आ रही है, ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा, सामने से लग गया है, लग रहा है ना, सामने से लग गया। यानी हमारे अपने आसपास में शादी ब्याह होती है ना, हमारे माताजी का और बाबसी की ध्वजा लेते हैं नहीं लेते? किस रंग में लेते हैं, मंगाते हैं अपन? एक तो लाल मंगाते हैं और एक सफेद। यही है ना हमारी पुरखों की व्यवस्था। यानी लाल जो ध्वजा है, लाल जो नेजा है, हमारी मातृशक्ति का है, देवी शक्ति का है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इतना सा भी, वो बिल्कुल धागे धागे जैसा पतला पतला ध्वजा वाला कपड़ा भी हमारे उस देवी को, मातृशक्ति को मानने के लिए, उसकी उसको इष्ट देवी मानते हुए उसको चढ़ाने के लिए एक नारियल और एक ध्वजा ली जाती है। यही है ना। और उसके बाद में सफेद है जो हमारा पितृ देव, पुरखाई देव शक्ति, पुरुष देव शक्ति, जो हमारे पूर्वपुरखे इस प्रकृति में विलय हो गए, उनके लिए हमारा लाल झंडा चलता है। यही है ना, सफेद, मातृशक्ति का लाल और पितृशक्ति का सफेद झंडा। इसके सिवा हमारे आदिवासियों का कोई झंडा नहीं। तीसरा झंडा और है हरा झंडा। कब चढ़ता है आपको सबको ध्यान में? किसी का बोर खोदते हैं, किसी का कुआं खोदते हैं, पानी या पूंजन का ऐसा काम होता है, वहाँ पे ये चढ़ता है। तो वो क्या प्रतीक है? हरा, खुशहाली का प्रतीक, हरियाली का प्रतीक। यानी हमारा विकास हो आगे, यानी किस तरह से हमारी ये प्रगति
हरी भरी है वैसा हरा भरा बने, हमारा समाज हमारा परिवार खुशहाल बने, ये उसके साथ में कुछ लोग हमारे पुराने लोगों की जो ऐसी धारणाएं थी उसके आधार पे बना। क्योंकि ये पीला लेजर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ये लोग जिस तरह से हमारे दादाजी ने बीच में बताया था कि आदिवासी शब्द को खत्म करने का जो बड़ा षड्यंत्र है, उस तरह से इन्होंने हमारी इस इलाके में हजारों साल से हमारे आदिवासी समाज रहता आया और रह रहा। यानी हम आजकल के नहीं है, लेकिन इसके बाद में जहाँ जहाँ पे भी हमारा आदिवासी समाज रह रहा था, हमारे आदिवासी कम्युनिटी समुदाय रह रहा था, वहाँ पे धीरे धीरे ये एक एक करके ये लोग आते गए। हमारे संस्कृति के लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बारे में और ज़्यादा से भी पढ़ाई कर सकते हो कि यदि आर्य संस्कृति यानी ये विदेशी लोग धीरे धीरे हमारे देश में आए और हमारे देश में आने के बाद में जहाँ जहाँ पे हमारी बस्तियाँ रह रही थी, हमारा विस्तार था, उस विस्तार में ये लोग आने लगे और इन्होंने आकर के क्या किया, धीरे धीरे इनके वाली संस्कृति हमारे ऊपर, इनके जो व्यवस्था थी, इनकी जो परंपरा थी, इनके रीति रिवाज थे, इनका खान पान था, इनका जो बिजनेस था, वो लोग हमारे ऊपर ले जा रहे और हमारी व्यवस्था को धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। अभी वो सर ने बताया था कि हम वो टीपड़े दिखाने जाते हैं, मुहूर्त देखने जाते हैं। ये उन्हीं लोगों का काम है, उनका बिजनेस चलाया। ये कमलनाथ जी का महादेव है ना, वैशाख महीने में सबसे ज़्यादा हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम ही जाते हैं ना, और वहाँ पे हम पैसा चढ़ा के आते हैं। तो वो पैसा कौन ले जाता है वहाँ का? पंडित ब्राह्मण। पंडित ले जाता है, ब्राह्मण ले जाता है। और आज से नहीं, मतलब 98 से गुरु जी कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। कितने साल? 25 साल पहले मेरे साथ में एक मकवास का एक टीचर मेरे साथ में नौकरी करता था, धमना पीटू, और उसने क्या कहा, वैशाख में इस साल 5 साल में एक बार मारवारो आ गए और मारवारो आ गए। 25 साल पहले वो कह रहा था कम से कम 1 लाख रुपया खड़ा हुआ गया पैसा, और 10 कुंटल आटो आ जाए, मरसौन बिठौन कई सारी और चीजें आ जाती। तो 5 साल में हमारे एक बार आ रहे, तो आज की तारीख में कितना हो रहा होगा वो? 5 गुना ज्यादा हो गया होगा। ये मैंने उस मास्टर, क्योंकि हम साथ में रहते थे इसलिए उससे बात निकाली थी। आज वो नहीं बताएंगे आज, लेकिन उस समय वो भी थोड़े, अपन भी थोड़े कम जानकारी में थे, वो भी कम जानकारी में थे, तो उसने बता दिया मेरे को। तो ये मंदिर, ये टीपणे देखने का, मुहूर्त देखने का, ये सारी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई। क्यों बनाई? कि उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बनाया। यानी उनका, हमको कहते हैं वो आरक्षण मुर्दाबाद का बोले थे, वो लोग कहते हैं ST मुर्दाबाद, नारे वाला बोलते हैं ना। हमने कभी ये नहीं कहा ब्राह्मण मुर्दाबाद, हम नहीं विरोध करते हैं, उनकी व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इतना सारी व्यवस्था पे कब्जा, मंदिरों पे उनका कब्जा, लोकसभा में, विधानसभा में, हमारे सारे सचिवालय में, कर्मचारियों अधिकारियों में उनका कब्जा है। वो लोग बैठे हुए तो भी हमको कहते हैं कि नहीं, तुम तो नीची जाति के, नीचे बैठो। अभी आपने सबने देखा होगा कि भेदभाव हमारे यहाँ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे भी बड़े पदों पे भेदभाव हो रहा है। आप सबने देखा होगा, कल परसों से देख रहे हो ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखा होगा ना। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। देश का पहला नागरिकता किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। पहली नागरिकता यानी सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का। और आज उस पद पे हमारे आदिवासी समाज की राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बैठी हुई, और उसको संसद भवन के उद्घाटन के अंदर उसको नहीं बुलाया गया। क्या सोच रखती है ये RSS के विचारधारा के लोग?
उन लोगों को जो देश को अंधविश्वास की तरफ ले जा रहे हैं, देश को पाखंडवाद की ओर ले जा रहे हैं, झूठ की तरफ ले जा रहे हैं, उन लोगों को संसद भवन की उद्घाटन में बुलाया जा रहा है। हमारा देश और हमारा समाज वैज्ञानिकता के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से हमारा हर इंसान एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। और वो लोग किधर ले जा रहे हैं? हमारे को अंधविश्वासों की तरफ हमारे को धकेल रहे हैं। तो ये ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव वो लोग कर रहे हैं। और अभी बात आ रही है, दोनों एक जैसे हैं। अभी आप में से कोई पार्टी पॉलिटिक्स से होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फूल और पंजे में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन राष्ट्रपति बन रही थी, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस दिन भी जो अभी जो विरोध कर रहे हैं ना, जो लोग बढ़ चढ़ करके राष्ट्रपति को वहाँ पे संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, जो विरोध करने वाले लोग, उन्हीं लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं किया, यानी अलग उम्मीदवार खड़ा किया। आज वो देखो, उनके हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका देखो आप। अगर आप सच्चे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आज बोल रहे हो, वैसा उस दिन भी बोलते तो द्रौपदी मुर्मू के सामने तुम्हारा उम्मीदवार खड़ा नहीं होता, खड़ा ही नहीं करते, तुम वोट दे देते ना। जिस समय जब वोट देने की जरूरत पड़ी थी, उस समय तुमने अलग उम्मीदवार खड़ा कर दिया, यानी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से रोकना था। भाई सामने चुनाव लड़ाया, इसका मतलब उसको रोकना था, लेकिन वो वहां तक पहुंची। और जब उसके पास में उसी दल ने उसके साथ में थोड़ा सा भेदभाव किया और संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, तो आपको विपक्ष वालों को वापस मुद्दा बन गया। क्या आप कह रहे हो कि नहीं, हमारे देश के सर्वोच्च पद को, तो ये हाथी के दांत खाने वाले, दिखने वाले अलग अलग होते हैं। इनके करनी और कथनी में दिन रात का फर्क है। हमें भ्रमित नहीं होता है, हमें हमारे समाज के लिए काम करना है, हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ाए उसके लिए हमको काम करना है। बाकी दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन हम सबको यहाँ पे आज जो इस चामुंडा माता जी के मंदिर के परिसर में भाई मन्नारे जगदीश पांडोर के एक सपनों को लेकर के हम जो बैठक कर रहे हैं, उन सपनों को हमको किस तरह से पूरा करना है। और हमारे समाज को, जो हमारा समाज आज अंधविश्वास की ओर जा रहा है, पाखंडवाद की ओर जा रहा है, यानी हमारी सही राह से भटक गए हैं, गलत राहों पर भटके हुए समाज को किस तरह से पुनः हम एक साथ जोड़ें, उसके लिए हमको काम करना है। और एक बार पुनः आपसे मैं एक संदेश ये मेरी तरफ से देना चाह रहा हूँ कि आप भाइयों में से जो भी बाइक चलाते हैं, अपने बाइक को अपनी लिमिट स्पीड में चलाना ही है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने को बनाना है, गाड़ी का इंश्योरेंस अपन को रखना है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी अपन को करवा के रखना है, हेलमेट ज़रूर लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारे ही हम भी सुरक्षित हैं और अगला भी सुरक्षित। इस समय क्या हो जाता है, कोई घटना जब घटती है, पहले हमको किसी को पता नहीं लगता। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम जो एक समाज में एक नई परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हमारे समाज को एक सुधार, नई दिशा की ओर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिल करके ये काम करें कि हम हमारे में से जो भी बाइक चलाता है, एक तो छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने में अपन को नहीं देनी है, उसका काम है, अपन को साथ में जाने की ज़रूरत है। ये बेटा, मेरा बेटा MSc B.Ed है, बाइक नहीं चलाता है, इसका काम होता है मेरे को लेके जाना पड़ता है। तो हम लोगों को अपने घर में किसी की जो बाइक है, लाइसेंस ज़रूर बनाना है, इंश्योरेंस भी ज़्यादा पैसा नहीं भरना पड़ता है, आजकल ऑनलाइन सब हो जाता है, और इंश्योरेंस करा के चलाना, ताकि कहीं अपन किसी से टकरा भी गए, कुछ भी गए, तो अपन वहाँ पे कह देंगे भाई हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है, बीमा कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करा देंगे।
अगले को भी मदद मिल जाएगी, अपन को भी राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, दारू पी के बिल्कुल नहीं चलानी भाई। हम बात ही वही कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी परिवार को एक ऐसी नई दिशा देने के लिए काम कर रहे हैं। हमको पीना है, पी भी लिया तो सो जाइए, पीने के बाद में हमें गाड़ी नहीं चलानी, और रात में तो घर से कहीं निकलना नहीं। आए दिन अपन देख रहे हैं रोड पे, उदयपुर से पालियागढ़ से देख रहे हो ना हालत। अपने इस इलाके में अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और ये क्या, पत्थर मारने वाला अपने इस इलाके में नहीं है। तो अपन को इस इलाके को और अपन को सबको मिल करके यहाँ इस इलाके में जो भी लोग रह रहे हैं उन सब लोगों को सुरक्षा देने का काम भी करना है हमारे, क्योंकि हमारे लोगों की संख्या ज़्यादा है। आज जो आरोप भी आ रहे हैं ना, तो हमारे समाज के ऊपर ही आरोप आ रहे हैं कि जो लूटपाट कर रहे हैं या जो पत्थर मार रहे हैं वो आदिवासी लोग। तो हमें ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हम इस इलाके में एक ऐसी शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करें, ऐसा एक माहौल तैयार करें कि यहाँ पे से निकलने वाला कोई रात की 12 बजे भी कोई निकलता है तो अपने आप में एक भय महसूस नहीं करे, एक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें प्रशासन के साथ में मिल करके हमको हमारे समाज में हमको जन जागरण करने की जरूरत है। जो लोग वो लोग बदमाश शरारती तत्व डाल रहे हैं हमारे इलाके में, जो आज जो राजनीतिक उनकी खतरे में है ना, वो लोग हमारे इस इलाके में ऐसे शरारती तत्व को दारू पिला करके डाल रहे हैं। तुम पत्थर फेंको, गाड़ियों का लूटपाट करो, अशांति फैलाओ, ताकि उनके पुलिस तक न्यावटे और पंचायतियाँ वगैरह उनका काम चलता रहे। जो आजकल दलाली का काम कर रहे हैं ना थानों में, वो लोग ऐसी, आप छोटी लड़ाई में लड़ जाते हैं तो किसी अपने गांव के जो खास न्यावटा वाले होते हैं उनके पास में जाते हैं, वो क्या कहता है, जान तो थाना में रिपोर्ट डाल दे, यही कहते हैं ना। छोटी बातों में थाने तक रिपोर्ट ही नहीं देनी है। अपने कोई भी मामला हो तो अपन को मिल बैठ करके यहाँ हल करना है। बहुत ही समय आपका ज़्यादा ले लिया है, लेकिन बातें छोटी मोटी ऐसी आ जाती है तो समय ज़्यादा हो जाता है। आपको मैं इस अमलेटा घाटा मंडल के जो आज कार्यकारिणी के इस अवसर पर सारे आदिवासी परिवार के जो सामाजिक और विद्यार्थी विंग से, किसान युवा मोर्चा से, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इन सारी विंगों के जो सामूहिक जो एक कार्यकारिणी का जो एक गठन हो रहा है, वो गठन लगभग हमारे गुरुजी ने मिल करके रूपरेखा तैयार कर दी है। तो आप सबका एक बहुत बड़ा ये दायित्व आज से अपन सबको लेना है, क्योंकि आज से पहले हमारे पास में एक ऐसी एक चिंगारी थी, ऐसी एक जोत थी जो हमारे बीच में नहीं है, बुझ चुकी है। तो इसलिए हम सबको मिल करके जो उसका काम था वो सबको अपन को काम में उसका काम अपन को मिल करके करना है। अपने आप को आपको हल्के में नहीं समझना है। आप भी जगदीश पांडोर की तरह हो और वही जगदीश की ही हमारी समाज, परिवार और खून हमारा सबका एक है। इसलिए आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है और मिल करके हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में हमारे को बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। सबको जोहार।